गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स, फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान, उसका मेकिंग प्रोसेस और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कहते किसको हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत ज़िंदगी के हर क्षेत्र में होती है। चाहे कोई परिवार हो, उसके अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कोई गेम हम खेलते हैं, उसके अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। या कोई सोसाइटी हो, छोटा कोई सभा हो, कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह के जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके लिए एक निश्चित रूल्स और रेगुलेशन होता है। ठीक उसी तरह किसी भी कंट्री, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इस तरीके से यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के संबंध में बात करें तो इसका जो डिफिनीशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी और ए कंट्री। चाहे वह समाज हो या देश हो, किसी को भी सही तरीके से, चाहे समाज के सिस्टम को सही तरीके से चलाना हो या किसी देश की सरकारें किस तरीके से काम करेगी इसके बारे में कोई भी चीज़ें करनी हो, तो दे हैव टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ निश्चित नियम और कानून होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। विभिन्न तरह की सरकारें इतिहास में दुनिया के अलग देशों में भी, हमारे देशों में भी देखी गई है। सबसे पहले मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये डिफरेंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में भी चले हैं, हमारे देशों में भी चले। लेकिन हर तरह की सरकारों के लिए एक ही तरह का संविधान निश्चित नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस बात का पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर कंट्री में किस तरह की सरकारें चल रही हैं, क्योंकि चाहे वह डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, तीनों तरह की सरकारों को चलाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होता है। ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की बात। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वह बेसिक चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। वाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता ज़रूरत क्यों होती है, इस पहलू पर हम विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया, इसके बारे में हम बातें करेंगे। और उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले आप अपने बुक में देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सर्टेन फैक्ट्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से जानने के लिए भी इन फैक्ट्स को दिमाग में रखना ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। आप अपने बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी देशों में वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, उन सभी देशों में भारत का संविधान सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका गठन
13 दिसंबर 1946 को किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बनाए गए और उनकी अध्यक्षता में उसी समय से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हो गया था। आगे चल के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह की कमेटियों का निर्माण किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधीन 12 कमेटियां बनाई गई थी, 12 कमेटी। जिस कमेटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी, जिसके ऊपर संविधान को ड्राफ्ट करने का दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वह कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी। अप्रैल 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोनों के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताएंगे। और यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो BR अम्बेडकर थे। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, यही कारण है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारत के संविधान का जनक। अगर एग्जामिनेशन में कभी भी पूछता है कि हु इज कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू राइट डॉक्टर BR अम्बेडकर। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेवरल फैक्ट्स हैं जिनको आपको निश्चित रूप से याद रखने की ज़रूरत है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक्स है हमारा, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें ही क्यों, किसी भी देश को किसी भी तरह के शासन प्रणाली के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाकी कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऐसी बात नहीं। मोनार्की का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिक्टेटरशिप का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखने से ही इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सभी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन निश्चित रूप से किसी भी देश के शासन प्रणाली को चलाने के लिए ज़रूरी है। इसका आप एक उदाहरण समझ सकते हैं कि यदि कोई सोसाइटी है, कोई संगठन है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, सभी लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सोसाइटी जिस तरीके से चलती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चलता है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए जाते हैं और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनको उस निश्चित सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सोसाइटी का मेंबर हो और यदि वह उस सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में सोसाइटी उस व्यक्ति को अपने ग्रुप से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देती है। देश के संबंध में भी यही बातें लागू होती हैं। गवर्नमेंट चलाने के कई तरीके हो सकते हैं, खासकर डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं उनमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाएं वो अलग अलग विचारधारा के हों, किसी की विचारधारा अलग हो, दूसरे की विचारधारा अलग हो। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे और देश की सरकारों को चलाने का प्रयास करे, तो ऐसी परिस्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
इसके लिए ही किसी भी कंट्री में जब भी उस देश में सरकार बनाने की बात चलती है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ अडॉप्ट किया जाता है, तो सबसे पहले एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स, कि चाहे जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट में आए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक व्यक्ति या एक दल कंटिन्यू रूल नहीं कर सकता। एक सर्टेन टाइम के बाद पब्लिक को इस बात की अपॉर्चुनिटी, नागरिकों को इस बात की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने गवर्नमेंट को फिर से चुने या फिर से अपना मत प्रकट करे। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में नहीं होगा, तो अगर एक पार्टी की विचारधारा अलग है, दूसरे पार्टी की विचारधारा अलग है, और अगर दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती हैं, तो वो अपने विचारधारा के अनुसार सरकार चलाना शुरू कर देगी, जो किसी भी देश के गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया जाता है हर देश में, ताकि सरकारें जो भी आएँ, जिस पार्टी की भी आएँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी आएँ, चाहे उनकी अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन जब वह सरकार में आएंगे, जब वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और उसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए वह गवर्नमेंट बाध्य होगी। इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो जनता के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वे अपनी इच्छा से, अपने तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। पब्लिक को भी, नागरिकों को भी इस बात की जानकारी होनी ज़रूरी होती है कि उनके क्या अधिकार हैं किसी भी देश में, सिटीजन राइट्स, गवर्नमेंट्स का क्या ड्यूटी है, चुने हुए प्रतिनिधियों की ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा, सरकारें किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीज़ों का समावेश कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के तरीके को बताती है, गवर्नमेंट चलाने के सिस्टम को बताती है, नागरिकों के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजन, ड्यूटी ऑफ सिटीजन, एंड ऑल्सो द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर्स ऑफ सिटीजन। ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक संविधान में निश्चित रूप से रिटन लिखी हुई रहती है, और इसके आधार पर ही सरकारें काम करती है। इसलिए बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई संविधान के, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे तरीके से, सही तरीके से चलाना संभव नहीं हो सकता। अब अगला जो हमारा टॉपिक्स है, ये है कि विशेषताएं, कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान का महत्व क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, संविधान क्या करता है, ये सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि कॉमन वे में अभी हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स और रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट्स के सारे काम के बारे में लिखा जाता है। तो क्या संविधान का महत्व सिर्फ इतना ही है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और सरकार चलाने की प्रक्रिया को उसमें ध्यान रखा जाए, या संविधान का और भी ज़्यादा कुछ महत्व हो सकता है? इन्हीं बातों को हम नीचे टॉपिक्स वाइज जो दिया गया है उसमें हम पढ़ेंगे। आप अपने बुक के पेज में देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बुल ऊपर में लिखा गया है, जिसको कि हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो सबसे पहला जो संविधान का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वह कहता है कि इट डिफाइंस द बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी। संविधान समाज के मूलभूत प्रकृति को, उसके गुणों को परिभाषित करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों के इच्छा के अनुसार ही बनाया जाता है, और हर देश की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, और इन सब का जो भी प्रभाव पड़ता है
वह संविधान में बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर दिखाई पड़ता है। जैसे आप बुक में इसमें पढ़ सकते हैं, लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ ए सोसाइटी और ए कंट्री एज टू वेदर इट इज ए डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी और एनी अदर फॉर्म। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इस बात को डिफाइन करता है कि उस देश में किस तरह की सरकारें हैं, क्या वहाँ मोनार्की है, राजतंत्र है, या निरंकुश तंत्र है, या डेमोक्रेसी है। क्योंकि तीनों तरह की सरकारों के लिए जो संविधान होते हैं वो अलग अलग तरह का संविधान होते हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन देख के ही यह अंदाज़ा लगा सकता है उस कॉन्स्टिट्यूशन से कि उस देश में किस तरह की सरकारें हैं। भारत चूँकि एक डेमोक्रेसी है और हमारा देश गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी का दिया हुआ ये सबसे पुराना डिफिनीशन है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और कोई भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स और रेगुलेशन रखता है वह इन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखे कि कानून जो हो वह जनता के लिए हो, जनता के द्वारा बनाया गया हो। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने की जिम्मेदारी जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के पास ही होती है। प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉ फॉर्मेशन, लॉ मेकिंग का काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट क्या होती है? संसद, हिंदी में जिसको हम संसद कहते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का जो एक असेंबली होता है, एक सभा होती है, एक समूह होता है, उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। चूँकि हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी को अचीव किया गया था और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारे देश में हुए थे, राष्ट्रवादी आंदोलन, उस राष्ट्रवादी आंदोलन ने किसी भी तरह का डाउट संविधान बनाने वालों के दिमाग में नहीं रखा था। राष्ट्र आंदोलनों के समय में जो हमारे देश के राजनेता थे, जिन लोगों ने आगे चल के संविधान का फॉर्मेशन किया, वे लोग पूरे देश के नागरिकों से राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनकी मुलाकात हुई थी। देश के प्रत्येक क्षेत्र में वो लोग दौरा किए थे। उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि हमारे देश के नागरिकों का एस्पिरेशन क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। इन सब बातों के बारे में जागरूक थे हमारे संविधान बनाने वाले। क्योंकि लंबे समय तक नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था और उस नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय में किसी भी तरीके से जो हमारे राजनेता थे वे बेहतर तरीके से देश को जान चुके थे और इसलिए जब संविधान बनाने की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने डेमोक्रेसी को ही प्रीफर किया हमारे देश में, ताकि ऐसी सरकार बने जो जनता की इच्छा से बनाई जाती है। दूसरा जो इसका पॉइंट्स है, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था चलाई जा रही है, इस बात को भी संविधान डिफाइन करता है। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिटरमाइंड द वे ए कंट्री विल बी गवर्नमेंट फॉर रूल इन द केस ऑफ मोनार्की। यानी देश में, किस देश में शासन चलाने का तरीका क्या है, ये भी संविधान के द्वारा ही पता चलता है। क्योंकि संविधान में सरकारों के अधिकार भी होते हैं, सरकारों के कर्तव्य भी होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा, ये बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। हमारे देश में का जो इतिहास था उसमें लंबे समय तक राजतंत्र का सिस्टम था, मोनार्की का सिस्टम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इस देश में मोनार्की चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जब यहाँ आया तो उसने पूरे देश पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे छोटे राजा महाराजा और नवाब लोग थे, उन लोगों को भी शासन चलाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया और उन सभी लोगों को, सभी राजा महाराजाओं को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहते हुए शासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई।
तो इस मायने में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से या ब्रिटिश रूल ने हमारे इंटायर कंट्री को यूनाइट करने का क्रेडिट उसको जाता है। कि जिस तरह इस देश में अनेक छोटे छोटे राजा थे, अगर वे सभी राजा किसी एक शासन सत्ता के अंतर्गत नहीं रहते तो ऐसी परिस्थिति में पूरे इंटायर कंट्री को एक सूत्र में बांधना कठिन था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस काम के कारण गवर्नेंस की पॉलिसी थी उसको देखते हुए और सिटीजनों को जो बेसिक राइट दिए गए थे उसका मूल्यांकन करके हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाने का काम किया। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स वुड बिकम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी हमारे देश में संविधान बनाने वालों ने सरकार के एक ऐसे प्रजातांत्रिक रूप को स्वीकार किया जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, संसद के सदस्य होंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर एलोंग विथ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों के साथ हिमसेल्फ ही बिकेम द मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ये सिस्टम हमारे देश के संविधान में लगाया गया कि जनता के द्वारा, और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को उनके जाति, धर्म, जन्म स्थान, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, इन सब बातों से ऊपर उठ के, इन सब बातों को ध्यान में रखे बगैर सभी नागरिकों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं। जब संविधान बना था तो वोटिंग राइट 21 ईयर था, वोटिंग एज कि 21 वर्ष के उम्र के लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। आगे चल के 1985 में फिर इसमें संशोधन करके उम्र सीमा को 18 किया गया। यानी गवर्नमेंट के बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे वह देश के 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के सभी लोग उस सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी जरूर उनका होगा। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, न जाति का भेदभाव रखा गया है, न धर्म का भेदभाव रखा गया है, और न इकोनॉमिक स्टेटस का भेदभाव रखा गया है। और इस तरीके से हमारे देश में पार्लियामेंट का गठन होता है, और पार्लियामेंट के गठन होने के बाद सरकार का गठन होता है, और वह सरकार देश में काम करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पार्लियामेंट की मुख्य रूप से 2 जिम्मेदारियां होती है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। संसद कानून बनाने का भी काम करती है और कानून को लागू करने का भी काम करती है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, इट लेज डाउन द आइडियल्स व्हिच द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स बिलीव इन। संविधान हमारे किसी भी देश के नागरिक और वह देश जिन जीवन मूल्यों और आदर्शों को मानता है, जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं उस देश के नागरिक, तो उस देश के नागरिकों की आइडियोलॉजी संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगर किसी देश की आइडियोलॉजी उस देश के संविधान में अगर दिखाई नहीं दे रही है तो इस बात को माना जाना चाहिए कि उस देश का संविधान वहाँ के नागरिकों ने नहीं बनाया है। किसी भी देश का संविधान जो उस देश के नागरिकों द्वारा बनाया जाता है, उस संविधान में देश के नागरिकों की इच्छा, आकांक्षा के साथ साथ उनकी विचारधारा भी देखने को मिलती है कि आखिर उस देश की विचारधारा क्या है। आप आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे इसमें लिखा गया है कि एवरी सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन सर्टेन कोर आइडियल्स दैट इट बिलीव्स इन एंड एडहेयर्स टू इन ए डे टू डे गवर्नमेंट। प्रत्येक कोई समाज हो
या देश हो, वह किसी न किसी निश्चित आइडियल्स के आधार पर, विचारधारा के आधार पर ही सरकारें भी बनती हैं और सरकार काम भी करती है। हमारा जो भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में आप आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही लिख दिया गया है, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे संविधान के आदर्श वाक्य माने जाते हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले देश के नागरिकों को लिबर्टी प्रदान करता है। लिबर्टी का बहुत व्यापक अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का मतलब उच्च श्रृंखलता नहीं हो सकता। कानून के दायरे में रह के अपने अधिकारों का यूज करना ही लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कानून के दायरे से बाहर होके आप कोई ऐसा काम कर देंगे जो कानून के खिलाफ हो, तो लिबर्टी नहीं कही जाती। लिबर्टी का मतलब होता है कानून के दायरे में रह के अपने अधिकारों का, अपने राइट्स का उपभोग करना। तो देश के सारे नागरिकों को लिबर्टी प्रदान की गई है, देश के सारे नागरिक स्वतंत्र हैं। इक्वलिटी, समानता, ये हमारे संविधान का दूसरा सबसे प्रमुख आइडियोलॉजी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में देश के सारे लोग एक समान हैं। जाति, धर्म, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीज़ों के आधार पर कोई भी भेदभाव देश के नागरिकों के साथ हमारा संविधान नहीं करता है। देश के सारे नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति से बिलोंग्स करते हों, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, उनका इकोनॉमिक स्टेटस चाहे जो भी हो, अमीर हो, गरीब हो, संविधान की नज़र में, सरकार के नज़र में, इवन लॉ, कानून के नज़र में भी सब लोग इक्वल हैं। यानी दूसरी आइडियोलॉजी इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, ये हमारे संविधान का में जो बातें लिखी गई हैं उसका मुख्य आइडियोलॉजी है। यानी संविधान के जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं वह देश के नागरिकों के बीच प्रेम और सद्भाव को बढ़ाता है, आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। संविधान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी गई है जिससे देश के नागरिकों के बीच आपस में मनमुटाव या भेदभाव की भावना आती हो। इसके विपरीत संविधान में ही ऐसी बातें लिखी गई हैं जो देश के नागरिकों के बीच फ्रेटर्निटी को बढ़ाता है। और उसके बाद जो आइडियोलॉजी हमारे देश के संविधान को प्रभावित की है वो है सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई धर्म मानेंगे ही नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करेगा, लेकिन उस पर गवर्नमेंट या किसी दूसरा व्यक्ति उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। गवर्नमेंट से, सेकुलर गवर्नमेंट का अभिप्राय ये होता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। जो भी सेकुलर कंट्री है वहाँ कोई नेशनल रिलीजन नहीं होता है। जो रिलीजियस कंट्री होते हैं, धार्मिक देश होते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल गेम होता है, उसी तरह जो रिलीजियस कंट्री होते हैं, जो सेकुलर कंट्री नहीं होते हैं, उनके यहाँ नेशनल रिलीजन भी होता है जिसको हम राज धर्म मानते हैं। जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिलीजियस कंट्री हैं, उनका सरकार का एक धर्म है जो राज धर्म घोषित किया गया है। लेकिन हमारे देश में किसी भी धर्म को नेशनल रिलीजन घोषित नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के नज़र में, गवर्नमेंट के नज़र में सभी धर्म एक समान है। यह धर्म के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यदि कोई धर्म अपनी विशेषताओं और अपनी विचारधारा के आधार पर यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो वह उस धर्म के ऊपर छोड़ा गया है। सरकार न तो अपने तरफ से किसी धर्म को बढ़ावा देगी और न किसी धर्म को बढ़ने से रोकेगी, बल्कि सरकार के नज़र में सारा धर्म एक जैसा है। सभी धर्म के लोगों को उनके धार्मिक एक्टिविटी के लिए, उनके रिलीजियस एक्टिविटी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी, एक समान सुविधा ये सरकार देती है। इसलिए आप देखते भी होंगे
कि कोई भी जो रिलीजियस ओकेजन होता है, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का दुर्गा पूजा हो, मुस्लिम भाइयों का रमज़ान हो, या ईद हो, या मुहर्रम हो, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सभी धर्म के लोगों के धार्मिक एक्टिविटी को, रिलीजियस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उनको मदद करती है, उनको हर तरीके से हेल्प करती है, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। धर्म के आधार पर कोई भी डिसीजन सरकारें नहीं ले सकती। ये जो पॉलिसी है, ये जो सिद्धांत है, उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंस है, विशेषता है हमारे संविधान की, इट प्रिवेंट्स पीपुल इन ऑथोरिटी फ्रॉम मिस यूजिंग पावर। हमारे देश का संविधान लोगों को, या सत्ता में जो लोग हैं या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट के पावर को मिस यूज करने से रोकता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का व्यवस्था बनाया गया है कि चुनाव जीत के भी यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में है तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार ही शासन चलाना होगा, न कि वह अपने विचारों के आधार पर शासन चलाएगा। हमारे संविधान में इसमें लिखा है कि हिस्ट्री हैज इट दैट अलोंग विथ पावर कम्स इट अब्यूज, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपुल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर डोमिनेशन। दे ट्राई टू मजल द वॉइस ऑफ सिटीजन through the formation of hereditary laws. Therefore, to prevent people from misusing their power, the Constitution had laid down certain fundamental rights, directive principle of state policy and other precautionary measures. जैसे डेमोक्रेसी में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेजॉरिटी की सरकार बनती है, यानी जिस देश में जिस दल को देश के आधा से अधिक लोगों का समर्थन मिलता है, बहुमत मेजॉरिटी का, वही सरकार बनाती है, और बाकी जो दल माइनॉरिटी में होते हैं वो विपक्षी दल कहे जाते हैं, विरोधी दल कहे जाते हैं। तो संविधान बनाने वालों के मन में ये डाउट था कि हमारे देश में मेजॉरिटी के आधार पर जब सरकार बनेगी तो कहीं ऐसा न हो कि अगर बहुसंख्यक जाति या धर्म वाले लोग, सपोज डैट हमारा देश हिंदू बहुल देश है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तमाम हिंदू एक पक्ष में हो करके कोई ऐसी सरकार का फॉर्मेशन करें जो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को मानती हो। लेकिन इस देश में इस्लाम, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग भी इस देश में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर में आके माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों को छीनने का प्रयास करे या उनको हरास करने का प्रयास करे। इस तरह के चीज़ों को रोकने का प्रोविज़न भी हमारे संविधान में है। इसके लिए संविधान में 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारे संविधान में, मौलिक अधिकार, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जो हर हाल में गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने देश के तमाम नागरिकों को उन फंडामेंटल राइट्स को प्रदान करें। तो अगर प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट को छीनने का प्रयास करती है तो ऐसी परिस्थिति में उस देश का नागरिक, वह व्यक्ति कोर्ट, न्यायालय, जस्टिस, जुडिशियरी का सहारा ले सकता है कि गवर्नमेंट ने उसके फंडामेंटल राइट को नहीं दिया है या छीनने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज़ें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार को क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सरकार किस तरीके से चलाई जानी चाहिए, इन सब चीज़ों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत संविधान में लिखा गया है। और दूसरे तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि जैसे हमारे देश में कानून पार्लियामेंट से पास होके बनता है, अगर कोई रूलिंग पार्टी अकेले चाहे कि वह कोई कानून बना दे तो ऐसा संभव नहीं है।
हमारे देश में पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए जो प्रोविज़न बनाए गए हैं, उस प्रोविज़न के आधार पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों की सहमति से ही कोई कानून बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रूलिंग पार्टी होता है वह स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता, बल्कि उसको देखने के लिए अपोजिशन पार्टी के पास भी बहुत सारे अधिकार हैं और इन सब बातों को संविधान में इंश्योर किया गया है। जैसे राइट टू इक्वलिटी इंश्योर्स दैट नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और कलर इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग या शरीर के रंग के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में या दूसरे अपॉर्चुनिटी जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, इस आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सरकारें अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। ये हमारे संविधान की आइडियोलॉजी को दिखाया गया है। अगला जो इसका पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप। यही बात अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि संविधान अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के प्रताड़ना से बचाता है, डोमिनेशन से। जैसे ओवरऑल आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ मेजॉरिटी, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मेजॉरिटी जब रूल में आ जाएंगे तो जो माइनॉरिटी होगा, जिसकी संख्या कम होगी, अल्पसंख्यक होगा, उनके अधिकारों को वह छीन सकता है। ऐसी कोई पॉलिसी चला सकता है जो माइनॉरिटी के अधिकारों को छीने। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी प्रोविज़न हमारे संविधान में बनाए गए हैं। जैसे इट इज़ सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द अबव प्रिंसिपल बिकॉज पीपुल इन मेजॉरिटी कैन इजीली सबड्यू पीपुल इन माइनॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रिवेंट एग्जैक्टली दैट। जैसे उदाहरण दिया है कि देयर आर रिलीजियस माइनॉरिटीज विद इन द कंट्री एंड देयर आर माइनॉरिटी सेक्ट्स विद इन ए कम्युनिटी टू सच एज दलित एज दे आर रेफर्ड टू द हिंदू कम्युनिटी। स्पेशल प्रोविजंस वेयर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे एक माइनॉरिटी ग्रुप हो गया हमारे देश का मुस्लिम, बौद्ध रिलीजन, जो हिंदू धर्म के अलावा दूसरा रिलीजन जो मानता है, वह सब हमारे देश का रिलीजियस माइनॉरिटी है। उसी तरह हिंदू धर्म में जो दलित कम्युनिटी है वह भी माइनॉरिटी ग्रुप है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का जो प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास के आधार पर जो सोकॉज लो कास्ट के लोग जिनको माना जाता था, जिन्हें दलित कहा गया, या आज के बोलचाल की भाषा में हम उनको हरिजन भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, अनुसूचित जाति, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रोविज़न बनाए गए हैं। चूँकि रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये सब हिंदुओं के तुलना में उनकी आबादी कम है। ठीक उसी तरह दलित कम्युनिटी के लोगों की आबादी बाकी जातियों की तुलना में कम है। तो संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि मे बी पॉसिबल कि ये सभी जाति या धर्म ग्रुप के लोग अपने संख्या का फ़ायदा उठा के उन लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान में प्रोविज़न बनाया गया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है हमारे संविधान में, अल्पसंख्यक आयोग, जिसका ये काम होता है कि अगर माइनॉरिटी के ऊपर किसी तरह का परेशानी या कोई गवर्नमेंट के तरफ से या लोगों के तरफ से यदि कोई ऐसी बातें होती हैं तो माइनॉरिटी कमीशन उस बात को देखता है। दलित कम्युनिटी या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में भी उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। जो 543 सीटों पर जो देश में चुनाव होता है, उसमें 87 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 44 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरे देश में रिजर्व की गई हैं, ताकि उस कम्युनिटी के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव होके जा सकें। अगर ऐसा रिजर्वेशन नहीं उनको दिया जाता, अगर सीटें रिजर्व नहीं की जाती, तो देश में जो जिस तरह का हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है
तो ऐसा भी हो सकता था कि उस कास्ट के लोग किसी भी क्षेत्र से अकेले अपनी जाति के समर्थन के बल पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो इसके लिए उनके लिए सीट ही रिजर्व कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब में भी उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ओवरऑल संविधान बनाने वालों का ये उद्देश्य था कि हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को ये अपॉर्चुनिटी दे कि वह अपने संसाधन और ताकत के बदौलत बेहतर से बेहतर विकास कर सके और कोई दूसरा कम्युनिटी या गवर्नमेंट का कोई दूसरा पावर जो है उसको नहीं रोक सके। सबसे आखिरी जो इसका इम्पोर्टेंस है, इट अपहोल्ड्स द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज ए होल। यह देश के सामान्य हित की बात करता है। हमारा देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय के इंटरेस्ट की बात नहीं करता, बल्कि हमारा देश सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के इंटरेस्ट की बात करता है। हमारा देश बहुत विशाल और डाइवर्सिटी, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता है। तो हमारे देश में लोगों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ मिलाया जाए, उनको मिला के रखा जाए, इसलिए देश के 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया है। 7 जो डोमिनेंट रिलीजन है, विभिन्न कास्ट जो हैं, रीजनल कम्युनिटीज़ हैं, इन सारे डाइवर्सिटी को एक साथ लेके कैसे कोई सरकार काम कर सकती है जिससे कि किसी व्यक्ति को कोई जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषाई अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी, तो इन सभी लोगों को बेहतर से बेहतर अधिकार दिया जा सके, इसके प्रोविज़न भी संविधान में किए गए हैं कि एक कॉमन इंटरेस्ट, पूरे देश के लोगों का जो एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सामान्य हित होता है, उन सामान्य हितों की बात भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और यह ओवरऑल भारत के संविधान के महत्व को दर्शाता है, दिखाता है, और यही कारण है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर और बेहतरीन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है।